नमस्कार, मैं सिद्धि शॉ आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो अस्तित्व की आवाज़ में। समाज में लोगों के पास होता तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई बदल नहीं सकता खुद को औरों के हिसाब से। जी हाँ, कोई बदल नहीं सकता खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास ही तो है उनके पास जो खुदा ने दिया है अपने हिसाब से। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम दीपिका है, जो अपने समाज का एक विशेष आईना बन चुकी हैं। आइए बात करते हैं उनके तमाम प्रयासों और संघर्षों के बारे में, जिसके द्वारा उन्होंने अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समाज में एक पहचान दिलाई। आज हम सुनेंगे उन्हीं के शब्दों में उनकी सच्ची ताकत और साहस के बारे में, जिससे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो अस्तित्व की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धि जी। मेरा नाम दीपिका है और मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और नेशनल लेवल पे ट्रांसजेंडर एक्टिविज़म के लिए लड़ाई लड़ती हूँ और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए काम करती हूँ। उनके रोज़गार, उनके कारोबार, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वो लड़ाई लड़ते हैं, उनको सुधार लाने के लिए मैं कार्य करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थी आपके बारे में। आपके ज़िंदगी में आपने दीपक से दीपिका तक के सफ़र का फैसला लिया। हम इस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। दीपक से दीपिका बनने का जो सफ़र है वो थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। उसमें काफ़ी बार बहुत कुछ अच्छा लगा, काफ़ी बार बहुत कुछ दुख भरा हुआ। तो उसमें इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है जब 3rd क्लास में पढ़ाई करने के वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक लड़की जैसी फीलिंग है, क्योंकि पहली बार उर्मिला मातोंडकर का एक सॉन्ग देख के मुझे लग रहा था कि वो लड़की का जो चित्रण जब बोलते हैं ना, शरीर जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मैं हूँ। मुझे ये एहसास हो रहा था। तो जब वो मुझे एहसास हो रहा था, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन जब मम्मी और पापा से बात हुई अगले दिन, तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये फीलिंग तो हो रही है, लेकिन मम्मी पापा के हिसाब से तो कुछ और बात है, ये लोग तो कुछ और कह रहे हैं। तो बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। 6th क्लास आई, 7th क्लास आई, 8th क्लास आई, 9th क्लास में जाके पहली बार एक पुरुष, एक लड़का, वो मुझे पसंद आने लगा और मेरा रोमांटिक रुझान उसकी तरफ आया। तो मुझे लगा यार ये भी बहुत गलत है, क्योंकि समाज तो कुछ और कह रहा है। एक पुरुष का शरीर लेके जन्म हुआ है और एक पुरुष की तरफ रुझान जा रहा है, तो ये क्या है? ये तो तकलीफ़ देने वाली बात है। तो अंदर अंदर परेशानी हो रही थी, क्योंकि किसी ने अभी तक मुझसे बात ही नहीं करी थी इस बारे में। तो जब वो हुआ, अब वो बात अंदर अंदर मुझे घुट रही थी, परेशान कर रही थी। और स्कूल में उसी टाइम 6th 7th 8th 9th 10th उस वक्त बुलिंग, हरासमेंट, लड़कों का छेड़ना, परेशान करना, कपड़े उतार देना और इतना परेशान करना कि एक वॉशरूम को यूज़ करना मेरे लिए इतना चैलेंजिंग हो जाना कि मुझे लगता था कि वहाँ जाने से बेहतर है मैं 3 या 4 घंटे तक कंट्रोल कर लूँ। तो मैंने वो सब किया, जिसकी वजह से मुझे आज भी याद है, मेरे पेरेंट्स को भी याद होगा, अगर वो देख रहे हैं तो उनको बहुत बेहतर तरीके से याद होगा कि मुझे लीवर की शिकायत हो गई थी कि मेरा लीवर कमज़ोर हो चुका है और ख़राब हो चुका है। तो उसके ऊपर मेरा ट्रीटमेंट चला काफ़ी 1-1.5 साल। तो क्योंकि मुझे वो कंट्रोल करना पड़ता था अपना मोशंस एंड वॉशरूम जाने के लिए, तो वो एक चैलेंज था। फिर वो सब करके मैंने 12th कंप्लीट करी। फिर 12th के बाद मुझे लगा कि मुझे रेगुलर स्टडी नहीं करना है। मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने जॉब किया, प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। प्राइवेट सेक्टर में भी एक जाने माने अस्पताल, नाम नहीं ले सकते, लेकिन एक जाने माने अस्पताल में मैंने नौकरी की दिल्ली में। वहाँ भी मेरे साथ फोर्सफुल कह सकते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ एंड वायलेंस हुआ। और वो होने के बावजूद भी मुझे इस तरीके की फीलिंग आई कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, वहाँ से भी नौकरी छोड़नी है। वो छोड़ के मैंने एनजीओ सेक्टर में वापस से अपना कदम रखा, क्योंकि मुझे लगा यहाँ मेरे जैसे लोग हैं जो मुझे कंफर्ट जोन दिला सकते हैं और मैं यहाँ पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकती हूँ। क्योंकि यहाँ जो मुझे मेरी पहचान जो दबानी पड़ रही है बाहर समाज में, वो यहाँ दबानी नहीं है। औरों के लिए भी उसी पहचान को सामने लाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वो
जो रास्ता मिला उसमें मुझे बहुत फ़क्र महसूस हुआ और मैंने वो रास्ता चुना और चुनने के बाद लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। और दैट्स हाउ आई दीपक बिकम दीपिका। और दीपक को बहुत सारे नामों से छेड़ा जाता था स्कूल लाइफ में। इकलौता एक नाम था जो किसी ने दिया था, दीपिका। वो नाम उसने चुन लिया और बस दीपक से दीपिका की कहानी और उस सफ़र की तरफ मैंने अपने पाँव बढ़ा दिए और वो पाँव अब बढ़ते ही जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। और दीपक से दीपिका, और आज दीपिका सिर्फ दीपिका नहीं रही, दीपिका दीदी बन गई है, दीपिका मम्मी बन गई है। तो दीपिका इस तरीके से आज दीपिका माँ के तौर पे भी लोगों को नज़रों में जानी जाती है ट्रांसजेंडर समाज के बीच में। आपने अपने सफ़र के बारे में काफ़ी उम्दा बताया। इस दौरान काफ़ी चैलेंजेस आए आपके लाइफ में। कौन ऐसे व्यक्ति उस वक्त खड़े थे और शायद आज भी होंगे आपकी ज़िंदगी में? देखिए कि स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ बहुत ही गिने चुने, मतलब शायद एक या दो दोस्त हैं जो उस वक्त सपोर्ट करते थे और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो मुझे एनजीओ सेक्टर में मिलने के बाद 3-4 कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम उमाकांत त्रिपाठी, जिन्होंने मुझे टेक्निकली काम करना सिखाया और ये सिखाया कि कंप्यूटर को किस तरीके से इस्तेमाल करके टेक्निकली आप स्ट्रांग बन सकते हो। फिर मुझे खड़े रह के बोलना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लड़ाई लड़ना सिखाने वाली व्यक्ति जो खुद इस समाज से है, उनका नाम सिमरन शेख है। उन्होंने सिखाया, अबीना अहर उन्होंने सिखाया, सोनल मेहता उन्होंने सिखाया, राजीव दुआ आज एक व्यक्ति हैं जो मुझे सिखा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो, मैं किसी को भूल गई तो सॉरी, लेकिन ये कुछ ऐसे 8-10 लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया और इनके बदौलत मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ और आगे बढ़ पाई हूँ। और शायद उन्हीं की देन है कि दीपिका आज इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर बन के आज सबके सामने है और काम कर पा रही है। काम की आपने बात की दीपिका जी, अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तब अक्सर ये देखा गया है ट्रांसजेंडर्स या तो एनजीओ के साथ जुड़ी होती हैं या उनके लिए काम कर रही होती हैं, बाकी अन्य फील्ड में नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों? देखिए, एक बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण सी एक पतली लाइन खींच दे, ड्रॉ कर दे समाज में कि वो क्यों काम नहीं करती है, तो एक बहुत अच्छे भाषा में ये बात कही जा सकती है कि बाकी सब जो लोग हैं या जो सेक्टर्स हैं वो उतने सेंसिटिव नहीं हुए हैं अभी तक भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लेकर। लेकिन जो डेवलपमेंट सेक्टर या एनजीओ सेक्टर की हम बात करेंगे तो वो बहुत हद तक इस मुद्दे को लेकर सेंसिटिव हो चुका है और समझ चुका है इस मुद्दे को लेकर, इस बारे में जानता है अच्छे तरीके से। तो इसीलिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति वहाँ जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि 6 घंटा 8 घंटा या 10 घंटा काम करते हैं और दूसरे कुछ काम भी कर सकते हैं वहाँ पर बैठ के। अगर किसी कॉरपोरेट में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर पब्लिक को फेस करना, उनसे मिलना और वहाँ पब्लिक के जो ताने होते हैं, पब्लिक जो जिस तरह से देखती है वो फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। पॉलिसीज़ हैं, लोग बोल रहे हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन आप बताइए मुझे कि पॉलिसी खाली बना दी। मैं एक कंपनी की सीईओ हूँ एग्जाम्पल, और मैंने पॉलिसी बनाई और मैंने रिक्रूट कर लिया, लेकिन उस कंपनी में काम करने वाले और 800 लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना मार के रिज़ाइन करके चली ही जाएगी ना, नहीं रह पाएगी वहाँ पर। तो और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास खुद हैं। मैंने खुद बहुत लोग को नौकरी लगवाई और वो छोड़ के आ गए और बाद में उन्होंने मुझे सच्चाई बताई तो मेरा मतलब मन रो जाता है, अंदर से दिल दुखी हो जाता है ये सोच के कि अरे यार ये तो बहुत साधारण, ये बहुत छोटी सी बात थी, इतनी छोटी सी बात पर नौकरी से निकलना पड़ गया कि नहीं हम एक ट्रांस वुमन जो सर्जरी नहीं करवाई हुई थी उसको बोला कि नहीं तुम फीमेल वॉशरूम यूज़ नहीं करोगे, और वो मेल वॉशरूम जा नहीं सकती क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, साड़ी पहनी हुई है, मेकअप करती है, औरत जैसी दिखती है, तो कैसे जाएगी। तो उसकी वजह से उसने वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया। एक छोटी सी बात है,
आप सोचिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो चेंजेस नहीं ला पाई वो कंपनी। और पॉलिसी में लिखा हुआ होगा, लेकिन डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर साथ वाले कलीग्स उसके साथ कंफर्ट फील नहीं करा पा रहे थे उसको। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों एग्जाम्पल हैं और रियल कहानियाँ हैं ये। लेकिन डिफ़िकल्ट ये है कि बाहर दूसरे कहीं जगह में काम करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वल्नरेबल हैं। बाहर जाने से उनको दुख और तकलीफ़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, एनजीओ सेक्टर में उतना नहीं है। एनजीओ सेक्टर मुझे लगता है पहला वो है जहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ हुई कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बना दो, जेंडर न्यूट्रल मेकअप स्टूडियो बना दो। ये सब चीज़ें वहाँ बहुत पहले से शुरू हो गई, बाकी जगह पर इतनी जल्दी हुई नहीं। और उनको देख के बाकी जगह अब शुरुआत हो रही है, लेकिन वो भी शुरुआत हो रही है इन अ पेपर वर्क, बट ऑन ग्राउंड लेवल वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये ही एक रीज़न है कि वो एनजीओ सेक्टर को ज़्यादा देखते हैं, बाकी सेक्टर कम। लेकिन हाँ, अब बदलाव मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि एक बहुत ही मुख्य चीज़ है कि ये मैसेज शायद मैं समाज को देना चाहूँगी कि ट्रांस मैन एक कम्युनिटी है जो पैदाइशी लिंग महिला का होता है, लेकिन परिवर्तित होकर पुरुष बनते हैं। अपने बायोलॉजिकल थॉट प्रोसेस जो होता है ना, वो बायोलॉजिकल जेंडर से मैच ना करके थॉट प्रोसेस बदलता है और वो महसूस करते हैं कि उनको पुरुष बन के जीना है। वो ट्रांस मैन आज ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, बहुत हद तक कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। और मैंने लगवाया भी है बहुत रिसेंटली। एक व्यक्ति है, वो HDFC बैंक में काम करता है, और परसों ही एक ट्रांस वुमन को मैं ITC मौर्या में फाइनल करवा के आई हूँ कैंडिडेट। वो अभी नौकरी पे जाएगी। तो ऐसे काम भी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हो नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। वक्त लगेगा, आप जैसे लोगों का साथ चाहिए बस। जी बिल्कुल, बिल्कुल रहेगा और है भी। बात आपने कही संघर्ष की, तो उस वक्त कोई ऐसा पॉइंट लाइफ में आया कि लगा नहीं बस दीपिका हो गया, अब और नहीं, ऐसा लो मोमेंट? बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जब जैसे हम मैं अगर बोलूं कि एक लॉ है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट 2019, जो 2019 में पारित हुआ था। उसमें हम बोल रहे थे कि कुछ हमारी सबमिशंस हैं कि हमें लगता है कि इस बिल में और कुछ बदलाव आने चाहिए। तब वो बिल था 2018 में, हम बोल रहे थे कुछ बदलाव आने चाहिए, और वो हम लिख के थक रहे थे। कभी राज्यसभा जाते थे, कभी लोकसभा जाते थे, कभी मंत्री के पास जाते थे, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास जाते थे, कभी हम दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के पास जाते थे। हमने शायद 40 जगह जाकर कोशिश की थी, और लेकिन बदलाव सिर्फ 2 या 3 लाइनों में हुआ। तो हमें लगा कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस अब तो होगा नहीं, अब नहीं करते हम कुछ नहीं, अब हम नहीं करते, अब थक गए। लेकिन जब सामने से कुछ बच्चे कम्युनिटी के आए और आके फिर से मुझे गले लग के बोलते हैं कि थैंक यू, आप लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, और आप लोगों की लड़ाई की वजह से एक चीज़ हुई है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन फॉर द ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इज़ इनफ। हमको किसी मेडिकल जांच पड़ताल से नहीं गुजरना पड़ेगा, और कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कमेटी हमें नहीं जांच करेगी। ये जो 2018 और 16 में लिखा गया था वो हट गया है। तो थैंक यू, आप सब लोगों ने मेहनत की है, इसलिए हुआ है, नहीं तो ये होता नहीं। तो जब वो 2, 4, 5 आके तारीफ़ करके गए, तो लगा कि नहीं, कि ये थोड़ा काम जो हमने किया है शायद उसका रिज़ल्ट है, बच्चे तारीफ़ कर रहे हैं, तो रुकना नहीं चाहिए, शायद करना पड़ेगा, और करेंगे तो और बदलाव आएंगे। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि इसके ऊपर रूल लिखेंगे हम 2020, उसमें आप लोग सजेशन दो। तब फिर से दोबारा जाग गई कि नहीं, आप चलो सब मिलके लिखते हैं और फिर बदलाव लाएंगे। तो वो होता है, मैंने बोला ना कि बहुत बार ऐसे जिगजैग, ऐसे ऊपर गया ग्राफ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो बहुत बार हम खुद से डाउनफॉल महसूस करते हैं, लेकिन कम्युनिटी ही हमको मोटिवेट कर देती है कि नहीं, तुम नहीं करोगी तो हमारा काम रुक जाएगा, हम बहुत लो फील करेंगे, तुम हमारी माँ हो, तुम हमारी गुरु हो, तुम हमारे लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो अगर कमज़ोर पड़ गई या हट गई तो हम बहुत अकेला महसूस करेंगे। तो फिर हम
मोटिवेट होकर काम शुरू कर देते हैं। तो थके होंगे, बीमार होंगे, लेकिन फिर भी चले जाते हैं करने के लिए। तो ये कहने में बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप बैकबोन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। वन ऑफ द पिलर कह सकते हैं, बैकबोन तो नहीं कह सकते क्योंकि बैकबोन तो सिर्फ एक होती है। जैसा कि स्कीम्स और पॉलिसीज़ की आपने बात कही, सामाजिक बदलाव के दौरान समाज का, सरकार का साथ होना, सहयोग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सरकार का सहयोग किस प्रकार मिला आपको? देखिए, सरकार के सहयोग की बात कहें, देखो समाज का सहयोग एक अलग है और सरकार का सहयोग एक अलग बात है। सरकार के सहयोग की बात करेंगे तो 2014 में सबसे पहले एक जजमेंट आया था। 15 अप्रैल 2014 को एक जजमेंट आया था जिसका नाम था नालसा का जजमेंट बोलते हैं, जिसमें एक बात कही गई कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने पहले ही बोला, रिपीट नहीं करूंगी, लंबी बात हो जाती है, तो वो एक बात आई। फिर उन्होंने बोला कि सेपरेट वॉशरूम होने चाहिए ट्रांसजेंडर्स के लिए। उन्होंने बोला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी कैटेगरी में लेकर उनको रिजर्वेशन देना है आप लोगों को। तो ऐसी कई सारी बातें की जिसका इम्प्लीमेंटेशन होने में दिक्कत आ रही थी। तो सरकार ने बोला, अच्छा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी गुहार लगा रहे थे कि करो करो करो, तो हमने, फिर सरकार ने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ करने के लिए अब क्या करते हैं कि चलो हम जो है एक बिल बनाना शुरू करते हैं। तो बिल बनाना शुरू किया, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2016 से शुरू हुआ, वो एक्ट में परिवर्तित हुआ। अब एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेल्फ आइडेंटिटी की बात है, फिर उसमें एक है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को डिक्लेरेशन देने के लिए एक आईडी कार्ड अप्लाई कर सकता है, जो ऑनलाइन अप्लाई होता है। सबसे बेहतर बात यह है कि वो ऑनलाइन अप्लाई होता है पोर्टल के थ्रू। नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल करके आप देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है उसको पिछले 1 साल में, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। वो लोग वहाँ अप्लाई करें, अप्लाई करके एप्लीकेशन जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो वो एक स्कीम है। उसके बाद फिर वहाँ पर वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं 13,500 रुपये का। 13,500 रुपये का स्कॉलरशिप है, वो पढ़ाई करने के लिए है। 9th के बाद से लेके और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का बच्चा हर साल 13,500 रुपये की स्कॉलरशिप ले सकता है। फिर उसमें एक और है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आयुष्मान भारत प्लस है। तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं करता, लेकिन इसमें क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ही प्लास्टिक सर्जरी है, तो इसलिए उसमें वो आएगा। तो वो 5 लाख रुपए की स्कीम है। फिर स्किल डेवलपमेंट है, वो एक है। फिर वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाएंगे वो, तो वो उसके अंदर डाला गया है। फिर गरिमा गृह करके एक शेल्टर सपोर्ट है, जो अभी के डेट में 12 हैं पूरे हिंदुस्तान में। 10 सिटीज़ के अंदर 12 चल रहे हैं, महाराष्ट्र में 2 हैं। और एक है जो रिकॉग्निशन की बात करता है कि बस जो लोग बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं फिर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे करके। लेकिन गरिमा गृह की अगर मैं बात करूं तो गरिमा गृह कुछ टाइम के बाद हर एक स्टेट में एक गरिमा गृह होने वाला है। इसी साल में ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ मिलकर काम करती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में ट्रेनिंग देती हूँ, तो मुझे पता है। तो ये सब स्कीम्स आई गवर्नमेंट के वजह से, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना सब कुछ मिल रहा है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। फिर उसके बाद हाउसिंग स्कीम्स की बात करें, रायपुर देख लीजिए, रायपुर में 287 1 BHK हाउसेस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इश्यूज़ हुए हैं। मैं खुद उसी को आधार बना के मैं बात करने गई थी उत्तर प्रदेश, जो कि योगी आदित्यनाथ की सिटी है गोरखपुर, वहाँ पर। तो वहाँ पर अभी 10 1 BHK हाउसेस ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के काम शुरू हो चुके हैं। हर एक शहर में ट्रांसजेंडर का स्टेट वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए। कुछ जगह बन गए हैं, कुछ जगह अभी बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटीज़ अभी सब जगह नहीं हैं। और नेशनल काउंसिल, जिसमें मैं जिनका नाम ले रही थी कि जिनसे मैं सीख रही हूँ, उनमें से एक व्यक्ति वहाँ भी हैं नेशनल काउंसिल में। तो नेशनल काउंसिल, स्टेट वेलफेयर बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट, तो नेशनल से लेकर डिस्ट्रिक्ट हर जगह पे उनकी कमेटी का गठन होगा। ये सरकार ने किया। तो आप सोचिए कि सरकार कितना कर रही है। तो ये सब सरकार की मुहिम है और सरकार की पहल है जो सरकार कर रही है। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों का इतना भावपूर्वक जवाब देने के लिए। ये तो थी दीपक के शरीर में जन्म लेने वाली दीपिका की कहानी।
जिन्होंने अपने स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए न केवल समाज बल्कि सरकार से भी लड़ उठी, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देती है, साथ ही साथ किसी भी इंसान या व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत भी देती है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए अस्तित्व के आवाज में।